नमस्कार दोस्तों। हम जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट सेट पढ़ रहे हैं जिसमें हम 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 10वां सेट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल और चीजें व सेवा खरीदी और बेची जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा मार्केट जहां पे कैसा तैयार माल तैयार माल और चीजें या सेवा खरीदी और बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कमोडिटी बाजार या फिर इक्विटी या फिर फैक्टर या फिर प्रोडक्ट बाजार। तो जहां पे तैयार माल और चीजें ऐसी चीजें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। उसको हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिक अर्थव्यवस्था की चीजें मिलती है, मतलब हमें बेसिक जो चीजें हैं ना उस टाइप की चीजें यहाँ पे मिलती हैं और तैयार माल यहाँ पे मिलता है। इसमें लिखा हुआ है इक्विटी बाजार। इक्विटी बाजार क्या होता है? जो शेयर बाजार होता है, जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार को ही हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बाजार हम बोलते हैं। और जहाँ पे तैयार माल चीजें सेवा खरीदी और बेची जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम कमोडिटी मार्केट, उसको हम बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गोर्ज कौन सी है? सबसे तंग नदी घाटी हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास काली गंडकी गोर्ज या फिर बिकोस गोर्ज या टाइगर निपिंग या फिर गारगार डेल केयर्स। तो ये जो सबसे गहरी तंग नदी घाटी जो गोर्ज है ना, ये कौन सी है? ये है अपनी काली गंडकी गोर्ज। कौन सी है ये? ये है काली गंडकी गोर्ज जो कि नेपाल में स्थित है। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है और ये दुनिया की सबसे गहरी तंग नदी घाटी है जो कि नेपाल में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है काली काली गंडकी गोर्ज या फिर काली गंडकी नदी घाटी, इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय लेखक ने किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी? तो ये बहुत ही फेमस लेखक है, प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्या? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? जिन्होंने लिखी है टू लाइव्स। लाइव्स, ये लाइफ वाला लाइफ है, लाइफ। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? उन्होंने लिखी है टू लाइव्स। और इनकी काफी और भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिनका एक एक पुस्तक और देख लो आप, जिसका नाम है ए सूटेबल बॉय। आ सूटेबल बॉय, ये क्या है? ये भी एक इनकी पुस्तक है। एक और पुस्तक कौन सी है? द गोल्डन गेट एन इक्वल म्यूजिक। एन इक्वल म्यूजिक, ये भी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। किसने लिखी है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो टू लाइफ पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ ने। और अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट और एन इक्वल म्यूजिक, ये तीनों चारों पुस्तकें किसने लिखी हैं? ये तीनों चारों पुस्तक लिखी हैं विक्रम सेठ। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? मतलब पुर्तगालियों का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध कौन सा था? कौन से युद्ध में इनको हराया गया था? ऑप्शन है हमारे पास चमकौर का युद्ध या फिर प्लासी का या फिर बक्सर का या फिर सुवाली का। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ये सुवाली का युद्ध। सुवाली का युद्ध जो है, इस युद्ध के दौरान पुर्तगालियों को किसने हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 29-30 नवंबर। 29-30
नवंबर और 1612 ईस्वी। तो इस दौरान पुर्तगालियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सवाली। और ये सवाली कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में सवाली एक जगह है, वहां पे ये सवाली का युद्ध हुआ। कब हुआ? 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। इसमें पुर्तगालियों को भगा दिया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और पुर्तगाली भी क्यों आए थे भारत में? क्यों थे? तो वो थे व्यापार के लिए। किस लिए आए थे? व्यापार के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में क्यों आई थी? वो आई थी व्यापार के लिए आई थी। तो ये आए व्यापार के लिए थे, लेकिन व्यापार कर करके यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया और पूरे भारत पे इन्होंने लगभग 200 साल तक इन्होंने राज किया भारत पे। तो पहले कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कि व्यापार के लिए आए थे। तो इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को मार के भगा दिया और पूरे व्यापार पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों खालिस्तान के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन किस चीज के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन बी 12 के निर्माण के लिए, विटामिन ए, आयरन या फिर कैल्शियम। तो हमें पता है कि हेमोग्लोबिन किस लिए जरूरी होता है? आयरन के लिए। किस लिए जरूरी होता है? आयरन के लिए हेमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन होता है तभी हमारी बॉडी में आयरन के साथ क्या जुड़ के जाता है? इसमें हेमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ के जाता है? ऑक्सीजन जाती है। तो आयरन और हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, और आयरन के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है, ये दोनों का निर्माण किसके लिए निर्माण के लिए चाहिए? ये चाहिए आयरन के निर्माण के लिए। और जो हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ये ब्लड में होता है। कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। और जो मायोग्लोबिन जो है ना, ये लिखा हुआ है मायोग्लोबिन, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे टिश्यू में। कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो कैसी गैसें होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ऑप्शन है हमारे पास मौलिक या फंडामेंटल, यौगिक गैस है, नोबल गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी गैसें हैं? कौन सी गैसें हैं? वो है नोबल गैसें, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस हम इनको बोलते हैं। जब सूर्य से किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, तो पृथ्वी कुछ चीजें, कुछ गर्मी क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ को क्या कर देती है? बाहर कर देती है। मतलब उससे टकरा के वापस चली जाती है। लेकिन वो जो गर्मी होती है ना, वो वायुमंडल में क्या होती है? कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, उनके द्वारा जल्दी से ऑब्जर्व कर ली जाती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। और वो अक्रिय गैसें कौन सी हैं? वो है कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन। ये जो गैसें हैं, ये कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं, जो कि ऑब्जर्व करती हैं, काफी मात्रा में नुकसान करती है। आगे समझ में? और सबसे ज्यादा गर्म कौन सी होती है? तो CO2 हुई। इस तरह की गैसें काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है नियम खालिस्तान। मतलब कौन सा नियम है जो संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है? इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं होता है। मतलब कौन सा नियम है, अगर इस पर चर्चा होती है तो उसके बाद मतदान नहीं होता है, क्योंकि ये संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से ही संबंधित नहीं है। तो कौन सा नियम है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन है 186 नियम, 193, 158 या 149। तो नियम क्या है? 193 नियम जो है ना, नियम नंबर 193 क्या है? संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस
नियम के तहत जो भी मामले आते हैं उसमें चर्चा के बाद किसी भी तरह का क्या नहीं किया जाता, मतदान नहीं किया जाता। आ गया समझ में? तो नियम 193 के बाद जो है ना, क्या नहीं किया जाता, मतदान उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया? मतलब किस नियम के तहत जो है ना हम एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं? किसका गठन कर सकते हैं? नए राज्य का गठन हम कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 9, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 3 जो है ना, इस अनुच्छेद के तहत, किस किस तहत? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना, तो उसके लिए भी संविधान में कोई नियम होना चाहिए कि भाई एक नए राज्य का आप गठन कर रहे हैं, तो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 3 है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नए राज्य का गठन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोवाड़ा डांस या फिर पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरला। तो ये जो हमें दिख रहा है ना, ये पोशाक देखो, हमें कहाँ की पोशाक दिख रही है? तो ये पोशाक देखो तो ये कैसी है? महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की पोशाक है? महाराष्ट्र की है। तो ये जो पोवाड़ा जो नृत्य है, पोवाड़ा नृत्य कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। मतलब महाराष्ट्र की एक प्रदर्शनी कला है। इसमें क्या करते हैं, मराठी गीत गाए जाते हैं, मराठी गाथा गीत। गाथा से मतलब किसी के जीवन गाथा से संबंधित होगी ये। तो ये किसकी जीवन गाथा को गाते हैं और डांस करते हैं? तो वो गाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस डांस में क्या करते हैं, वो मराठी भाषा में गाथा गीत गाते हैं। और किससे संबंधित गीत गाते हैं? वो गाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा से संबंधित ये गीत गाते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये महाराष्ट्र में ये प्रदर्शनी की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया था? भगवान महावीर के द्वारा मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास सोनागिरी, पावापुरी या फिर श्रवण बेलगोला या फिर माउंट आबू। तो भगवान महावीर जो थे ना, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बिहार में। बिहार तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो बिहार में हुई थी, तो बिहार के भी कौन से जिले में हुई थी? नालंदा जिले में। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो बिहार के नालंदा जिले में एक जगह है, कौन सी? पावापुरी। बिहार के नालंदा जिले में एक जगह है पावापुरी। वहां पे क्या हुई थी? भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? ये नारा बहुत ही फेमस हुआ था उस समय पे। चुनाव को जीतने के लिए ये नारा बहुत ही असरदार प्रभावित हुआ था, गरीबी हटाओ। क्योंकि उस समय पे भारत में काफी गरीबी थी। मतलब भारत गुलामी से जस्ट आजाद हुआ था, कुछ समय बाद संविधान लागू हुआ, तो गरीबी काफी ज्यादा थी। तो उस समय पे ये गरीबी हटाओ का नारा चुनाव जीतने के लिए बहुत ही असरदार साबित हुआ था। और ये नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1971 में। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये दिया गया था उस समय पे 5वीं पंचवर्षीय योजना।
कौन सी योजना थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1971 में थी। उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई। ये कहाँ पे स्थित है? ये है स्थित कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता में ये स्थित है। ये जो पुल जो है ना, ये पुल नवनिर्मित पुल है। जय हिंद जो पुल है ना, ये नवनिर्मित, इसके पहले जो है ना यहाँ पे एक पुराना पुल था। पुराना पुल था जिसका नाम क्या था? माजेर हाट। एक माजेर हाट एक पुल था यहाँ पे। उसमें क्या हुआ? उसमें हुई टूट फूट, मतलब वो 2018 में जो है ना, क्या हुआ? ढह गया। सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 में ये जो है ना पुल ढह गया। तो उसमें क्या किया? उसका नाम चेंज करके उसका नवनिर्माण करवाया। नवनिर्माण किसने करवाया था? नवनिर्माण वहां पे किसकी राजनीति चलती है? तो ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने माजेर हाट जो पुल है, इस नाम को चेंज करवा के सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उसका नाम क्या रख दिया? जय हिंद। जय हिंद ब्रिज उसका नाम रख दिया। तो ये बहुत ही पुराना पुल था जिसका नाम था माजेर हाट। 2018 में ये टूट गया था, फिर उसको नव निर्माण कराया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया? जय हिंद, जो कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे का कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है? कौन सा हिस्सा है जो पौधे जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को भी सीमित करता है? ऑप्शन है हमारे पास, पंतदल या फिर अनुपर्णा या फिर रंध्र या फिर पर्णवृंत। तो किसके कारण ये सब नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है किसके कारण? रंध्र के कारण, या स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? तो स्टोमेटा होते हैं कहाँ पे? पत्तियों पे होते हैं। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रंध्र। तो इसी से क्या होते हैं? ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं, जिससे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वाष्पीकरण को भी ये नियंत्रित करते हैं। आगे समझ में? और पिटियोल क्या होता है? पिटियोल ये वाला भाग होता है जो डाली से पत्ती को जोड़ने का काम करता है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसी भाग को हम पिटियोल बोलते हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया था? तो ये सारी चीजें जो है ना, इसके नाम जो है ना किसके साथ किया था, ये शॉर्ट फॉर्म में सारे नाम लिखे हुए हैं। तो जो समझौता था वो BAPL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है BAPL का? तो BAPL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, बी से मतलब क्या है इसका? ब्रह्मोस। क्या है? ब्रह्मोस। ए से एरो स्पेस, एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। BAPL ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए। तो इसको बनाने में कितना बजट लगता है? इसको बनाने में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये सतह से सतह पर मार करती है, मतलब जमीन से लेके जमीन पे ही ये वार करती है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में होता है ये नहीं पूछा, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन है टप्पा, बिरहा, कजरी या फिर रसिया। तो बिरहा जो है ना, बिरहा कहाँ पे गाई जाती है? तो ये यूपी में ही होता है, बिरहा सॉन्ग। दूसरा क्या है? कजरी, तो ये भी यूपी में गाया जाता है। तीसरा रसिया, तो ये भी यूपी का ही एक मुख्य लोकगीत टाइप का होता है। लेकिन टप्पा जो सॉन्ग होता है, टप्पा सॉन्ग जो है ना, ये पंजाब से रिलेटेड है। टप्पा सॉन्ग किससे रिलेटेड है? पंजाब से है। और कैसा है? अर्ध शास्त्रीय है, मतलब ये पूरा शास्त्रीय संगीत टाइप नहीं है, ये अर्ध शास्त्रीय एक संगीत है। कौन सा है? टप्पा। टप्पा आपने सुना होगा, अभी एक मूवी आई थी एनिमल। एनिमल मूवी में जो गाना था ना, जब रणबीर कपूर उसमें लड़ाई करता है और उसके भाई गाना गाते हैं, वो गाना है टप्पा सॉन्ग। वो जो गाना है ना, वो टप्पा सॉन्ग है, उसी को बोलते हैं टप्पा। मतलब वो वहां का कल्चरल एक सॉन्ग है टप्पा। जो एनिमल मूवी में जो पंजाबी सॉन्ग है ना, वो टप्पा है। तो आप जाके देख सकते हैं टप्पा सॉन्ग। तो बाकी ये तीन जो है ये यूपी से रिलेटेड है, बाकी ये कैसा है? पंजाब से है, जो कि अर्ध कैसा होता है? शास्त्रीय होता है। मतलब पूरी तरह से एक शास्त्रीय संगीत नहीं है ये, कैसा होता है? अर्ध शास्त्रीय होता है। और ये कहाँ पे होता है? मतलब आंदोलन टाइप में, एक उत्साहवर्धन के लिए होता है। हमने देखा था ना उसमें रणवीर कपूर जब लड़ाई करता है तो उसके भाई पीछे से उत्साहवर्धन करते हैं, आंदोलन टाइप का। तो उसमें कौन सा सॉन्ग है? टप्पा सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया? 1880 में किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का शासनकाल था। तो अंग्रेजों में से ही कोई होगा, हिंदी तो हो नहीं सकता, ये राजेंद्र लाल मिश्र तो हो ही नहीं सकते। तो 1880 में उनका ही शासन था, उनके अलावा और कोई बनता ही नहीं था। तो 1880 में जो है ना, किसको बनाया था? एच एच कोल को क्या बनाया गया था? प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर बनाया गया। क्या बनाया गया था? एक क्यूरेटर बनाया गया था। ये कैसे थे? ये कौन थे? ये एक आविष्कारक थे। ये कौन थे? एक आविष्कारक थे। और किस और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनने काफी काम किया। कौन थे? एच एच कोल, जिन्हें प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था 1880 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? हमसे पूछा गया है नहीं है, अन्य से राम सेतु का नाम नहीं पूछा गया हमसे, हमसे पूछेगा अन्य नाम नहीं। ऑप्शन है हमारे पास एडम सेतु, सेतु बंद, नाला बंद या फिर नल सेतु। तो एडम ब्रिज जो है ना, एडम ब्रिज, ये किसका नाम है? ये भी राम सेतु का ही नाम है। दूसरा क्या है? सेतु बंद, तो राम सेतु सेतु बंद भी बोला जाता है। तीसरा है क्या? नाला बंद। तो राम सेतु को नाला बंद नहीं बोला जाता, और नल सेतु भी राम सेतु को ही बोला जाता है। इसको नल सेतु क्यों बोला जाता है पता है? नल सेतु इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो सैनिक थे राम जी की सेना में, नल और नील। नल और नील, और जो उसके वास्तुकार थे, मतलब बनाने वाले थे, वो कौन थे? नल थे। इन्होंने ही राम जी की सेना को श्रीलंका तक पहुंचाने के लिए एक सेतु बनाया था। सेतु किसने बनाया था? नल ने। एक वानर राज थे वहां पे नल, तो उन्होंने ये बनाया था, इसलिए उसको क्या कहते हैं? नल सेतु भी हम बोलते हैं।